गुड आफ्टरनून गाइस। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने फंक्शन को स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें सीख ली, है ना। बेसिक चीजें मतलब हमने सीख लिया था फंक्शन का, फंक्शन होता क्या है ना। फंक्शन डिफाइन कब होता है, इनपुट और आउटपुट किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शंस किसको बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमने बेसिक चीजें सीख ली थी फंक्शन के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में जो लास्ट में करवाया था वो बताया था नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में। जो पीएनसी जो इसके पहले मैं सॉल्व करवा रहा था उसमें भी मैंने बोला था कि फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको छोड़ देना। तो मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर टुडेस लेक्चर यू कैन सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस एज वेल। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बना के दी थी जिसमें से एक तो मैंने करवा दिया था, बचे हुए आपको करने को बोला था कि एक अटेम्प्ट करो, समझो उसको, और फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में किसी को कुछ डाउट, मतलब आई मीन टू से ये तो क्लियरिटी है ना, वन टू इंटू क्या होता है, वन वन मेनी वन क्या होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन को बोला जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, और कंडीशंस क्या होती है फंक्शन की, तो हमने यहाँ पे देखी थी। ये दो कंडीशंस होती है फंक्शंस की। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले, ये पार्ट में वापस से बात करूंगा। एम आई ऑडिबल और नॉट ऑडिबल, राइट? ठीक। तो तो अपन लोग करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं आपको, तो वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस के बाद। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट लिए थे और इसके अंदर एलिमेंट लिए थे। तो आई थिंक ए के अंदर एन एलिमेंट थे और बी के अंदर एम एलिमेंट थे। यहाँ पे एन एलिमेंट थे, 1 2 टिल एन एलिमेंट थे, और यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास एम एलिमेंट, 1 2 टिल एम। मैंने बोला कि भाई मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस की बातें करनी थी। तो नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए मैंने आपको बोला कि यार देखो, नंबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कंडीशन क्या होती है उस पर ध्यान देते हैं। तो कंडीशन ये होती है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड होना जरूरी है, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, और पहले सेट के जितने भी एलिमेंट सबकी एक एक इमेज ही होना चाहिए। मतलब बोले तो इस वन के लिए ये वाला जो पहला वाला इनपुट है, इसके लिए मेरे को एक आउटपुट चाहिए। एंड हाउ मेनी ऑप्शन डू आई ओ एम डिफरेंट ऑप्शन, ऑल द ऑप्शन आर अवेलेबल टू मी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एक पहले वाले इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा, वो एक ही चूज कर सकता है, या तो इसको चूज कर ले, या तो इसको चूज कर ले, या तो इसको चूज कर ले। तो फॉर वन यू वुड बी हैविंग वन आउटपुट। या फिर इसको एक छोटा एग्जांपल करके देख लेते हैं अपन, कि 5 इनपुट और 5 आउटपुट की बातें भी करके भी देख लेते हैं, ताकि इसमें डाउट नहीं बचे अपन को। B1 B2 B3 B4 और B5। तो मैं A1 के लिए निकालूंगा, तो A1 के लिए आई हैव टू हैव 5 ऑप्शंस, कुछ भी ले सकता है। फिर A2 के पास जाऊंगा तो फिर 5 ऑप्शंस। ए ने क्या चूज किया, A1 ने क्या चूज किया, उससे A2 को कोई लेना देना नहीं। A2 का आउटपुट हो सकता है A1 वाला भी आ जाए, हो सकता है A1 से अलग भी आ जाए, कोई कंस्ट्रेंट नहीं। बट हाँ, एक ही आउटपुट A1 को लेना है, एक ही आउटपुट A2 को लेना है। तो सिमिलरली इन चारों को एक एक आउटपुट ही लेना। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो 5 ऑप्शन आपके पास A1 के लिए आएंगे, 5 ऑप्शन B2 के A2 के लिए आएंगे, A3 के लिए आएंगे और A4 के लिए आएंगे। 5 raised to the power 4, and here if the numbers are n and m, then m raised to the power, right? ये वही वाला हो गया जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बट रिपीटेशन अलाउड था। रिपीटेशन अलाउड वाली चीजें वही थी। मतलब इसको अगर आप प्योर पीएनसी से इमेजिन करोगे तो ऐसे इमेजिन कर लो कि भाई ये A1 का आउटपुट आएगा, यहाँ पे A2 का आउटपुट आएगा, यहाँ पे A3 का आएगा, A4 का आएगा और A5 का आएगा। सॉरी, A4 तक ही तो आएगा बस। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मेरे को कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन, यहाँ पे भी 5 ऑप्शन, यहाँ पे भी 5 ऑप्शन, यहाँ पे भी 5 ऑप्शन। ऐसे इस केस में एम 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 करके एन ऑप्शन, एम रेज टू द पावर एन। ये क्लियर है नंबर ऑफ फंक्शंस। इंडिपेंडेंट ऑफ एम, एम और एन क्या है फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली यहाँ पे भी कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है और यहाँ पे भी कम से कम एक एलिमेंट जरूरी है, अदरवाइज फंक्शन का सेंस ही नहीं बचेगा।
हो सकता है m और n बराबर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, अगर फंक्शन इज फ्रॉम ए टू ए, मतलब इनपुट भी ए का है और आउटपुट भी ए का है, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो आपके पास n रेज टू द पावर m आ जाएगा। फंक्शन फ्रॉम ए टू ए मतलब इनपुट भी सेट सेम, आउटपुट भी सेट। अब मैं आता हूँ मेन जो दूसरे बात पे थे, ये तो हमने बात कर ली थी इंडिपेंडेंट ऑफ एन, वन वन फंक्शन की बातें करते हैं। वन वन फंक्शन की बातें करते हैं तो जरा मुझे इस केस में कोई बताएगा वन वन फंक्शन कितने बन सकते हैं? वन वन फंक्शन कितने बन सकते हैं? दिशा थोड़ा सा गड़बड़ जा रही है। 90% सही है, थोड़ा सा गड़बड़। देखो सबसे पहले वन वन फंक्शन के लिए चार इनपुट, चार इनपुट को कितने आउटपुट चाहिए? एक, दो, तीन, चार। चार इनपुट को चार आउटपुट चाहिए, सही बोल रहा हूं? एक आउटपुट तो बचना है अगर वन वन फंक्शन बचना है। एक आउटपुट कौन सा भी बच सकता है, B5 भी बच सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसमें B5 बचा है, B4 बच सकता है, B3, B2 और B1। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पांच में से चार आउटपुट सिलेक्ट कर लूंगा कि भाई कौन सा आउटपुट बच रहा है उसको साइड में रख देते हैं, कौन सा आउटपुट बच रहा है उसको साइड में रख देते हैं। चार आउटपुट चूज कर लिया और उन चार आउटपुट को मेरे को A1, A2, A3 और A4 को देना है। कितने तरीके से दे सकता हूं? तो 4 फैक्टोरियल के तरीके से दे सकता हूं। आया क्या समझ? 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। बट अगर यही वाला केस कुछ इस तरीके से हो जाता दोस्तों, A1, A2, A3, A4, और यहां पे अगर वही वाला B1, B2 और B3 ही आउटपुट होते तो वन वन फंक्शन कितने बनते हैं यहाँ? हाउ मेनी वन वन फंक्शन आर पॉसिबल हियर? A1 को आप एक दे दोगे, A2 को आप एक दे दोगे, B2 को, A3 को आप दे दोगे, A4 के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। आ रहा है क्या समझ में? वन वन देना है क्योंकि एक आउटपुट जो है वो एक इनपुट के साथ जाना चाहिए, किसी के साथ भी चला जाए, एक आउटपुट एक इनपुट के साथ, एक आउटपुट एक इनपुट के साथ। तो जब तक इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, इससे वन वन फंक्शन बना ही नहीं सकते हो। आपको फंक्शन बनाने के लिए इसको इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका भी तो एक आउटपुट चाहिए मेरे को। फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि इन चारों को इनपुट करना है और चारों का एक एक आउटपुट ये होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 0। तो ये जब भी पॉसिबल है बेटा, जब इसमें क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर m लेस देन n है तो वन वन फंक्शन, सॉरी, अगर m लेस देन n है तो वन वन फंक्शन कितने आने वाले? 0। और अगर m ग्रेटर देन या इक्वल टू n, तो m में से n को चूज कर लो। कितने में से? जैसे इसमें से पांच में से आपने चार को चूज किया और उन चारों को किसी को भी दे दो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, अगर n ग्रेटर देन m, तो यहाँ पे 0 आएगा। नंबर ऑफ इनपुट अगर नंबर ऑफ आउटपुट से ज्यादा है तो वन वन फंक्शन बना ही नहीं सकते। नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट बराबर है तो डेफिनेटली n फैक्टोरियल आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अरेंजमेंट आ जाएगा। और n इज लेस देन m है तो m में से n आउटपुट चूज कर लो जो आपको आउटपुट में देना है, और वो किसी को भी दे सकते हो, तो n फैक्टोरियल से अरेंज। दिस इज नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने आएंगे? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने आएंगे? तो भाई मेनी वन फंक्शन आएंगे, टोटल फंक्शन में से माइनस कर दोगे वन वन फंक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m की पावर n, सारे के सारे फंक्शन मेनी वन ही आने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास आने वाला है m की पावर n माइनस n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास आने वाला है m की पावर n माइनस एम सी एन। अगर वो फंक्शन वन वन नहीं है तो वो फंक्शन मेनी वन है, करेक्ट? या तो वन वन होगा या तो मेनी वन। तो टोटल में से वन वन फंक्शन को माइनस कर दोगे तो आपके पास मेनी वन फंक्शन।
अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की दुनियादारी थोड़ी सी अलग चल। अब ऑन टू फंक्शन की दुनिया अलग चलेगी बेटा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आनी चाहिए। कोडोमेन इक्वल टू रेंज आनी चाहिए। अब मान लो आपके पास यहाँ पे ये 5 इनपुट, A1 A2 A3 और A4, और आपके यहाँ पे सपोज 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने आ जाएंगे? 0 आना ही। यू कैनॉट यूटिलाइज द होल, क्योंकि आप मैक्सिमम भी करोगे तो इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया, चारों को 1-1 दे दिया, अलग अलग आउटपुट भी दे दिए। एक्सट्रीम केस कि भाई 1 2 3 4, तो 4 आउटपुट ही ऑक्यूपाई कर पाओगे आप, 5 तो कर ही नहीं पाओगे। तो देयरफॉर इफ m इज ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 0 ही आने वाले। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने आने वाले? जितने भी फंक्शन आप बना रहे हो वो सारे इनटू ही आने वाले। तो कितने बना रहे हो? m रेस्ट टू द पावर n, और हियर यू आर मेकिंग इट 5 रेस्ट टू द पावर 4। ये सारे इनटू फंक्शन आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0, मतलब मैं यहाँ पे m और n का भी आंसर लिख देता हूँ 0, और यहाँ पे आपके पास आएंगे m रेस्ट टू द पावर n। ये आ गया जब दोनों में से इनपुट का काउंट आउटपुट के काउंट से कम। अब अगर इनपुट और आउटपुट का काउंट बराबर है, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, अब ऑन टू फंक्शन अगर आपको बनाना तो भाई ये चारों को यूज होना पड़ेगा। अब ये चारों को यूज होना पड़ेगा तो हर एक का एक ही तो आउटपुट हो सकता है, तो डेफिनेटली इसका भी एक ही इनपुट आना चाहिए, इसका भी एक ही आना चाहिए जो भी आए, इसका भी एक ही आना चाहिए जो भी आए, इसका भी एक ही आना चाहिए। तो ओवरऑल क्या है कि आप इन n को जितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो वो सारे फंक्शन वो सारे फंक्शन ऑन टू आ जाएंगे। इस केस में जो ऑन टू का काउंट होगा वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और इनटू का काउंट होगा वो टोटल में से 4 फैक्टोरियल को कर दोगे माइनस। और यही अगर m और n है तो m इक्वल टू n, है तो या n फैक्टोरियल लिख दो या m फैक्टोरियल लिख दो, दोनों बराबर आने वाले हैं। राइट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। और इनटू फंक्शन जो है वो आएंगे टोटल फंक्शन में से माइनस ऑन टू फंक्शन। अब वो m फैक्टोरियल लिख दो या n फैक्टोरियल लिख दो, जो भी आपको लिखना है लिख सकते। राइट, तो मतलब अगर m इज इक्वल टू n, अगर m इज इक्वल टू n है तो पक्का फंक्शन को 1 1 होना कंपलसरी ऑन टू बनाने के लिए। जब भी वो ऑन टू बन सकता है, अदरवाइज बन ही नहीं सकता, क्योंकि 4 आउटपुट के लिए आपको 4 इनपुट तो कम से कम चाहिए सबको यूटिलाइज करवाना। अब मान लो ये काउंट आपके पास A1 A2 A3 A4, और यहाँ पे आपके पास है B1 B2 B3, m इज लेस देन n, यहाँ पे m ग्रेटर देन n का सीन चल रहा है, यहाँ पे m इज इक्वल टू n का सीन चल रहा था, यहाँ पे m इज लेस देन n का सीन चल रहा है। ऑन टू फंक्शन नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो ऑन टू फंक्शन क्या होगा।
और इनटू फंक्शन क्या होगा। ऑन टू फंक्शन क्या होगा, देखो ऑन टू फंक्शन को समझना है। ऑन टू फंक्शन ये होगा कि यार ये B1 नाम का डब्बा है, ये B2 नाम का डब्बा है, और ये B3 नाम का डब्बा है, और A1 A2 A3 A1 A2 A3 और A4 को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है आप कि हर डब्बे में कम से कम एक तो चला जाए, कम से कम एक तो चला जाए। मान लो कुछ ऐसा बना कि इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, और इन दोनों भाई साहब का B1 आ गया। तो ये वाला केस क्या हो गया कि B1 के अंदर आ गया A3 A4, B2 के अंदर आ गया आपके पास A1, और B3 के अंदर आ गया A2। मतलब कुछ इस तरीके से इसको काम करना है कि यहाँ पे जितने भी आउटपुट है, इन आउटपुट को कम से कम, इन आउटपुट को कम से कम एक इनपुट के लिए तो एसोसिएट करना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये डिस्टिंक्ट इनपुट और ये डिस्टिंक्ट आउटपुट, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 4 different to 3 different in this case, 4 different to 3 different such that no one remain empty। कोई भी खाली ना बचे। नहीं तो आपको बताओ तो डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता था। 3 की पावर 4 माइनस 3C1, 2 की पावर 4 याद आया, 3C2, 1 की पावर 4। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट सो दैट नो वन विल रिमेन एम्प्टी। और ये सारे के सारे जितने भी मैंने अभी आपको बताए, जो भी आप फंक्शन में कर रहे हो, सब इस तरीके से एनालिसिस तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो आएगा दैट इज 3 की पावर 4 माइनस 3C1, 2 की पावर 4 प्लस 3C2, 1 की पावर 4। फॉर्मूला पता है, R की पावर n, कौन सा फॉर्मूला था, R की पावर n माइनस RC1, R माइनस 1 की पावर n प्लस RC2 लास्ट में डेराइव भी किया था हमने, क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे आपको, बट डेरिवेशन लास्ट में इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बात कराया। वही लॉजिक, इसीलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूला याद रखना है। कब लगाना है, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट सो दैट नो वन विल रिमेन एम्प्टी। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितना हो जाएगा जरा बताओ। इनटू फंक्शन हो जाएगा टोटल में से ऑन टू को माइनस करो, तो टोटल कितने हैं 3 की पावर 4 में से ऑन टू को माइनस करोगे ये, तो ये 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और जो बच जाएगा। वहीं अगर m और n का फंडा निकालोगे तो यहां से कितना आएगा, m रेज टू द पावर n माइनस, एक को खाली छोड़ दो, बचे हुए में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस 2 को खाली छोड़ दो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन माइनस प्लस करके चलता जाए। भूल गए क्या पीएड्स, क्या याद है। चलता जाएगा। और इनटू फंक्शन टोटल में से ऑन टू को माइनस करना, तो यहां हाँ लास्ट 2 पेजेस शो कर रहा हूं बस। यहां पे आऊंगा मैं, ऑन टू फंक्शन व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, मतलब इनपुट आउटपुट से ज्यादा है या इनपुट आउटपुट के बराबर है या इनपुट आउटपुट से कम, तो यहां तो आएगा 0। इनपुट अगर कम है आउटपुट से तो आप पूरी कोडोमेन और रेंज को बराबर कर ही नहीं सकते। जो कौन सा केस था आपके पास, ये वाला, n is less than, input is less than output, input is equal to output and input is greater than output, ये वाला हमारा सीन। ठीक है, यहां तो 0 ही आएगा,
और यहाँ तो या तो m फैक्टोरियल लिख दो या तो n फैक्टोरियल लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा, दोनों तो सेम। और यहाँ पे आपके पास आएगा टोटल माइनस mc1 m माइनस सॉरी नॉट m -1 की पावर n प्लस mc2 m-2 की पावर n एंड सो ऑन, ये बनेगा। वहीं इनटू फंक्शन निकालोगे तो यहाँ पे इनटू फंक्शन, जितने भी फंक्शन बन रहे हैं वो इनटू ही बनने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी फंक्शन बन रहे हैं उसमें से आप इनटू या ऑनटू को माइनस करोगे तो इनटू बच जाएंगे। और इसमें m की पावर n वाला कैंसिल होके mc1 ये बच जाएगा, ऊपर वाले को माइनस कर दोगे। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। इसको मैं एक बार और पूरे अच्छे से वापस से बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि पीएनसी में भी अपन एक्सट्रीम वाले कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन है, वन वन भी होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो वन वन और ऑन टू दोनों के ये वन वन भी होना चाहिए और ये ऑन टू भी होना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास बाइजेक्टिव आता है। तो यहाँ जीरो ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जीरो ही है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पे, राइट। यहाँ भी जीरो ही आना है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जीरो, इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होंगे तो ही फंक्शन होगा। तो बस इस केस में आएगा या तो m फैक्टोरियल लिख दो या तो n फैक्टोरियल लिख दो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का जब भी सीन आएगा जब नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सेम। और कांस्टेंट फंक्शन कितने आएंगे जरा बताओ तो मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन? कि कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट आपके पास क्या है, सेम आए। मतलब कांस्टेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ये एक इनपुट है और ये आउटपुट है, यहाँ पे 5 इनपुट A1 A2 A3 और A4, और यहाँ पे B1 B2 B3। तो या तो सबका इनपुट, सब सारे इनपुट का एक ही आउटपुट आ जाए, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो या तो B1 आ जाए या B2 आ जाए या B3 आ जाए, तो 3 कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे बनते हैं। मतलब जितने आउटपुट है उतने कांस्टेंट फंक्शन बन जाएंगे आपके पास। तो आउटपुट यहाँ पे m है, कुछ भी हो डजंट मैटर, कांस्टेंट फंक्शन m ही। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने, आपको तो वन वन मेनी वन ऑन टू इंटू बाइजेक्टिव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और पीएनसी आना चाहिए। नहीं तो फिर अगर ये दोनों चीज नहीं है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, मेनली कॉन्सेप्ट से ही रिलेट कर देता है। और आपको हमेशा हमेशा इसको कुछ इस तरीके से तो इमेजिन कर ही सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये लास्ट वाला केस बताया, इस केस को आप हमेशा रिलेट कर सकते हो ऐसे कि मान लो यहाँ पे 5 इनपुट, A1 A2 A3 A4, 4 इनपुट, और यहाँ पे 5 आउट, B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 डब्बे हैं। ये आ गया B1 B2 B3 B4 B5। अगर मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ A1 to A4 in B1 to B5 with no constraint।
कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं। इन चारों को उठाओ, इन पांचों के डब्बे में से किसी भी डब्बे में डाल दो। 5 ऑप्शन है आपके पास, यहां भी आ सकता है A1, A1 यहां भी आ सकता है, A1 यहां भी आ सकता है, A1 यहां भी आ सकता है और A1 यहां भी आ सकता है। सिमिलरली तो इनका 4 का डिस्ट्रीब्यूशन 2A5 विथ नो कंस्ट्रेंट, तो डेफिनेटली आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 5⁴ और अगर m और n का सीन है तो m⁴। अगर 1 1 फंक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। A1 to A4 in B1 to B4, B1 to B5 such that वन बॉक्स, मतलब बॉक्स कौन से, वन बॉक्स विल रिसीव एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 1 फ्रॉम A1 टू A4। एक बॉक्स को एक ही मिलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अब डेफिनेटली 5 है, वो 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक तो खाली रहना है इसमें, बट एक ही खाली रहे तो ये 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट, 4 बॉक्स सिलेक्ट कर दो और उन चारों में से किसी को कहीं भी डाल दो। तो m और n की बात करूंगा तो m में से कितने भी n सिलेक्ट कर लो और फिर उन n को डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर m ग्रेटर देन n है तो, अगर यहाँ पे मान लो डब्बे ही कम है और इनपुट ज्यादा है तो आप 1 1 बना ही नहीं पाओ। तो हमेशा आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की सोच सकते हो, तो हमेशा यही करोगे और सोच लो। अब जैसे ऑन टू बना, ऑन टू बनाना है तो आपको क्या करना है, मैं m और n में बात करूंगा। इस केस में तो 0 आएगा, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि A1 A2 A3 और A4 को इनमें किसी में भी डाल दो, एक ना एक तो खाली रहना ही कंपलसरी हो गया। चारों अलग अलग भी जाएंगे तो भी एक खाली रह जाएगा, तो ऑन टू फंक्शन यहाँ पे तो बनता हुआ नजर नहीं आएगा, 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे यही है कि अगर m n से छोटा है, m n से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे आपके पास डब्बे हैं, m डब्बे B1 B2 B3 Bm, और आपके पास A1 A2 टिल An इनपुट है, n इनपुट है। आपको कुछ इस तरीके से डालना सच दैट नो बॉक्स रिमेन इन, बस खत्म। नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, तो सबके पास एक ना एक या एक से ज्यादा तो जाना चाहिए। तो हमारे पास वो r की पावर n का फॉर्मूला, यहाँ r की जगह m है, m रेज टू द पावर n माइनस MC1, m माइनस 1 की पावर n प्लस MC2, m माइनस 2 की पावर n एंड सो ऑन, जहां तक 0 नहीं आता। तो हमेशा आप इस तरीके से इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेट कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है डेफिनेटली, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। क्लियर है सबको? कौन सा पेज कॉपी करना है जरा बता दो। यही पेज कॉपी कर लो इसको। फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड इज कंस्ट्रेंट विथ नो कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं।
will receive at least one. At most one, sorry, not at least one, at most one. चलो बढ़ जाऊं आगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शंस का सी, कि भाई ये टेबल ओवरऑल ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको देता हूं एक बार। ग्राफ ऑफ फंक्शंस, अब जैसे आपने मुझे बताया था कि फंक्शन जब अपन पढ़ रहे थे स्टार्ट किया, तो मैंने बताया था फंक्शन की कंडीशंस क्या होती। कंडीशंस हमारे पास क्या थी, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट और सारे इनपुट आपको इंक्लूड करना जरूरी है, ये कंडीशन। अब आप जब साइन एक्स का ग्राफ बनाते तो आप साइन एक्स का ग्राफ ये बनाते हो, चलता रहता है इनफाइनाइट तक, यहाँ पे भी माइनस इनफाइनाइट। आप पैराबोला का ग्राफ बनाते हो, मान लो आपने ये पैराबोला का ग्राफ बनाया, आप लॉग एक्स का ग्राफ बनाते हो, है ना। ग्राफ के बारे में बात करेंगे अपन, वो बस एक आइडिया दे रहा हूं, ये ग्राफ बनाते थे। या फिर आप कोई आर्बिट ग्राफ बना लेते हो, ये, या फिर आप ये ग्राफ बना लेते हो, मान लो कोई ग्राफ बनाया। या फिर आपने अभी तक शायद सर्कल देखा होगा, सर्कल का पार्ट बना देता हूं, सर्कल बना देता हूं, सर्कल तो हो गया। अब मुझे इसमें से बताओ, क्या ये फंक्शन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इनपुट पे तो कोई कंस्ट्रेंट इस पे है, इसका इनपुट क्या ले रहे हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी टू, तो यहाँ पे x जो है वो बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज, यहाँ भी x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट होती है log x के अंदर कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे फंक्शन की कोई दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन क्या फुलफिल नहीं हो रही है, या कोई ऐसा ग्राफ है जो वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा हो, ग्राफिकली अब आपको एडजस्ट करना कि भाई इनपुट आपका कहाँ पे आता है। आपको ये भी पता है ये होता है आपका इनपुट, दिस इज योर इनपुट राइट। यहाँ पे इनपुट डालते हैं अपन, एक्स की वैल्यू डालते हैं, और ये हमारे पास होता है आउटपुट लाइन। तो मुझे जरा ये बताओ कि इनमें से जितने भी मैंने ग्राफ बनाए, क्या इनमें से कोई भी ऐसा ग्राफ है जो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल है, जैसे ये वाला ग्राफ। कौन सा वाला, ये वाला। ये क्यों नहीं करता है, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू आप डाल रहे हो,
और आपको कितनी y की वैल्यू मिल रही है भाई साहब? एक वैल्यू ये मिल रही है इस x के लिए, एक वैल्यू ये y की मिल रही है, एक वैल्यू ये y की। कितनी वैल्यूज मिल रही है? 3 वैल्यू यू आर गेटिंग। इज इट पॉसिबल इन फंक्शन? कैन यू गेट फॉर वन इनपुट, कैन यू गेट more than one output? No, that's wrong. This is not a function. This is not a function. एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट चाहिए आपको। अगेन यहां पे ये इनपुट आपने डाला, सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। दो आउटपुट है भाई। कितने आउटपुट है? दो आउटपुट है, नॉट अ फंक्शन। एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू। आप इनफाइनाइट लाइन बना के देखो, आप थोड़ा इमेजिन करो, इनफाइनाइट लाइन जरा साइन एक्स के कर्व पे बना के देखो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कहीं भी आपको एक भी ऐसी वैल्यू मिलेगी, एक भी लाइन ऐसी मिलेगी जो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नजर आएगी, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएगी? एक भी ऐसी लाइन आपको पैराबोला पे मिलेगी भाई साहब जो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट होते हुए आएगी? और डेफिनेटली आप थोड़ा लॉजिक भी देखोगे तो एक इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट मिलना है इसके अंदर। तो एक इनपुट के लिए एक ही तो आउटपुट मिलता है इसके अंदर। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि आप कोई भी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, आप पैरेलल टू एक बार भी नहीं आएगी। इट्स अ फंक्शन। दिस ग्राफ इज ऑफ फंक्शन, दिस ग्राफ इज ऑफ फंक्शन, दिस ग्राफ इज ऑफ फंक्शन, दिस ग्राफ इज ऑफ फंक्शन। एक भी ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जो एक से ज्यादा बार कट करे। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन टेस्ट। And what do you mean by vertical line test? If any vertical line intersecting the curve more than one, then it's not a function. If any vertical line intersecting the function, any vertical line intersecting the graph more than one, then not a function. क्यों? क्योंकि उस इनपुट के लिए आपको एक से ज्यादा बार आउटपुट मिल चुका है, एक से ज्यादा आउटपुट मिल गया जो नहीं चले। ठीक है, तो ग्राफ से आप देख के बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ है जो फंक्शन का ग्राफ होना चाहिए और कौन सा ग्राफ है जो फंक्शन का ग्राफ नहीं होना चाहिए। That is vertical line test. That is logically connected with the definition of the function. इसको नोट कर लो। e की पावर x का भी ग्राफ आपने देखा था, याद है? e की पावर x का ग्राफ याद है? This is e की पावर x. It's a function because you can draw infinite line and no line will be intersecting more than one. It's a function. All the trigonometric function, all the trigonometric ratios are function. All the trigonometric ratios are function. आप थीटा की एक वैल्यू के लिए टेन थीटा की एक ही वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा की एक ही वैल्यू मिलेगी, कॉस थीटा की एक ही वैल्यू मिलेगी। ग्राफ से भी हमको पता चल जाएगा कि एक भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं हो। तो वर्टिकल लाइन का मतलब ही यही होगा। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपने इनपुट डाला यार साइन एक्स के तौर, ये आपने इनपुट यहाँ पे डाला, तो भाई इस इनपुट के लिए, इस एक एक्स के लिए आपके पास यही वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स कॉमा वाई यही तो प्लॉट करेंगे अपन यहाँ, यही वाला पॉइंट बनेगा जो भी एक्स है उसके करस्पॉन्डिंग। अब जब एक ही एक्स के लिए दो आ गई तो वो तो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगी। वो साइन थीटा में कभी ऐसा होता तो है ही नहीं। ठीक, तो फंक्शन का वर्टिकल लाइन नहीं, डोमेन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर जैसे कि आप दिशा में नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, फिर 1/x का ग्राफ अपन ने नहीं किया, बट आई विल गिव यू एन आइडिया।
हम बात करेंगे धीरे धीरे बहुत सारे फंक्शन, मतलब पूरे फंक्शन की बातें करते ही रहेंगे हम तक, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब जैसे आप पूछ रहे हो मेरे से एफ एक्स इक्वल टू 1/x, फंक्शन अगर ये या y इक्वल टू 1/x बोल रहे हो, इसका ग्राफ अभी आपको नहीं पता। इसका ग्राफ जो बनता है वो ये बनता है। ग्राफ इसका देख लिया क्या आपने? हाइपरबोला, वेरी गुड। ये ग्राफ बना। ये अब बेटा ग्राफ ना जो मैं बनाते जाऊंगा ना, ध्यान रखना, बहुत सारी डिटेल है छोटी छोटी सी जो अभी नहीं बताऊंगा। अब जैसे लिमिट में बताऊंगा मैं आपको, इसी के ग्राफ में थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। मान लो 1/x की वैल्यू, डेफिनेटली इसकी डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन हियर? डोमेन तो आप बता सकते हो कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जीरो नहीं पुट करनी है, इसके अलावा आप सब कुछ पुट कर लो, जीरो मत पुट कर। रेंज क्या है इसकी? y इज इक्वल टू 1/x की रेंज बता पाओगे क्या? एक्सप्रेशन में मैंने बताई होगी आपको, क्वाड्रेटिक रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज, कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं हो। और आप थोड़ा सा देखोगे, जब x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो बताओ तो जरा y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, जल्दी से बताओ। x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? ये धीरे धीरे समझना चालू करते हैं। जीरो को अप्रोच करेगी। अरे भाई, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे वन को तो जीरो को अप्रोच करेगी ना, जीरो होगी नहीं, जीरो को अप्रोच करेगी। इसका मतलब देखो, ये ग्राफ में देखो, ये ग्राफ जाया जा रहा है यहाँ पे, ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो जाएगी, बट इससे इंटरसेक्ट कभी नहीं होगी, मतलब जीरो कभी नहीं होगी, जीरो को अप्रोच करती हुई नजर आएगी। सिमिलरली अगर एक्स को आप माइनस इंफिनिटी पे टेंड कराओ, ये लिमिट की बात है, हम लिमिट फंक्शन के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट, उसमें यही पढ़ेंगे सब। एक्स माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच कर रही, मतलब भाई साहब माइनस इंफिनिटी पे जा रही, तो एक वाई की वैल्यू क्या आ रही, वाई की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? जीरो को अप्रोच करेगी, बट जीरो से थोड़ी सी छोटी होगी। अरे नेगेटिव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक सॉरी मैंने यहाँ पे, हाँ, एक्स अगर नेगेटिव है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, बट बहुत जीरो को अप्रोच करती हुई रहेगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे कि जब एक्स इन्फिनिटी जा रहा है तो ये लाइन ये पैरेलल टू दिस होती जा रही है, इनफाइनाइट टच नहीं करेगी, बट जीरो को अप्रोच करेगी, मतलब वो वैल्यू जो है यहाँ पे आती हुई नजर आएगी आपको, वाई की वैल्यू, बट जीरो नहीं आएगी। सिमिलरली अगर एक्स आपके पास जीरो प्लस जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी, जरा बताओ। ये मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, टेन थीटा का ग्राफ पढ़ाया होगा, जब मैंने इन चीजों से रिलेटेड बात भी करी कि टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन पे बातें करी। तो जब जीरो प्लस आएगा तो आप छोटो, आप सोचो थोड़ा सा कि अगर आप 1 में 0.00000001 करोगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी और पॉजिटिव आएगी, मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच। और यहाँ पे देखो बिल्कुल आप, कि जैसे ही आप जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे ले रहे हो, वैल्यू एकदम इनफाइनाइट पर अचीव करती हुई नजर आएगी आप, इसीलिए तो ये लाइन यहाँ पे पैरेलल होगी। और सेम गोस विद द नेगेटिव जीरो अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स आपके पास जीरो नेगेटिव जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास इंफिनिटी है बट नेगेटिव आएगी। जो टेन थीटा 90 के पहले माइनस इंफिनिटी को अचीव कर रहा था, वही रीजन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ग्राफ भी देखो, एकदम जैसे ही जीरो पे एक्स की वैल्यू जाने लगती है नेगेटिव साइड से, माइनस इंफिनिटी तक। तो मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं? इज देयर एनी वैल्यू ऑफ यू, एनी वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट, मतलब एनी वर्टिकल लाइन विल यू गेट जो मोर देन वन से इंटरसेक्ट, मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही हो? और और बिल्कुल यहाँ से देख के भी पता चलेगा, हर इनपुट के लिए एक ही तो आउटपुट देगा बेचारा, 1 में एक्स, एक्स के अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, वन के लिए 1/1, टू के लिए 1/2, थ्री के लिए 1/3, -1 के लिए 1/-, एक ही इनपुट देना, डेफिनेटली इट्स अ फंक्शन।
अब मुझे इसमें एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये ग्राफ मैंने बता ही दिया आपको, ये चीजें समझना जरूरी है बेटा। ये ग्राफ जब आप खुद से बनाने लगोगे ना, क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके ग्राफ तो हम लोग कराएंगे, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना। तो उसको एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, तो ये एनालिसिस आपको सीखना है, सीखोगे अभी और कैलकुलस पढ़ोगे, जैसे अभी थोड़ा सीखे हो ऐसे सीखते हुए जाओ। अब देखो मुझे ये बताओ कि ये तो बता दिया आपने फंक्शन, इट इज अ वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। बता दो जरा, वन वन है क्या मेनी वन है, कौन सा फंक्शन, कैसे जज करो। वन वन का मतलब क्या होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, एंड वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इन। यहाँ पे ये पॉइंट पे ध्यान देना, व्हाट डू यू मीन बाय वन वन। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा, वन वन का जो मतलब था, वन आउटपुट इज करस्पॉन्ड टू ओनली वन इनपुट, सॉरी नॉट इन आउटपुट, नहीं in। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, इसको जज करने के लिए क्या करोगे भैया, आउटपुट कहाँ पे आते हैं जरा मेरे को बता। आउटपुट मेरे पास वाई एक्सिस पे आते हैं ना, दिस इज माई आउटपुट, ये मेरे पास आउटपुट है। कोई भी आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट नहीं होगा, जज कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, ये आउटपुट है, यहाँ पे एक लाइन बना के देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही। horizontal line must cut only once, very good दिशा। horizontal line cut it exactly one time only, जैसे ये लाइन एक बार कट हो रही, what does this mean कि this output is corresponding only this input, not more than one input। या फिर आप ये वाला आउटपुट देखो, टेक दिस आउट, ये कितने इनपुट के लिए, एक ही इनपुट के लिए। ये आउटपुट देख लो आप, यहाँ वाला कितने इनपुट के लिए, एग्जैक्टली वन ही इनपुट के लिए। दैट इज कॉल्ड द horizontal line test for finding out whether the function is one one or many one। यहाँ पे this function is many one, that is not many one, it is one one। कहाँ से जज किया, horizontal line test। मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी देता हूँ, horizontal horizontal line test, and this horizontal line test we do for one one functions, right। ट्रिग्नोमेट्रिक आर मेनी वन फंक्शंस, वो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नेक्स्ट वीक। तो ये वन बाय एक्स को कर लो, मैं वन वन मेनी वन को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वापस नेक्स्ट स्लाइड में लिखा दूंगा आपको, और दो चार एग्जांपल दे दूंगा, बट यहाँ पे पहले इसको लिखो वन बाय एक्स, इसकी रेंज भी आप समझ लेना। हाँ बिल्कुल दिशा, लिख लिया। चलो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर वन वन, if at least one line
horizontal line cut the graph more than one time, then function is many one. Or you can say for one function, all horizontal lines जो भी ग्राफ को टच कर रही है, क्रॉसिंग और टचिंग graph should cut exactly one times. That is called आपका for one या many one, जो भी आप one नहीं है तो many one है फंक्शन। एग्जाम्पल देता हूं मैं। फंक्शन है मेरे पास sin x, x बिलोंग्स टू r, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तीसरा क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू 0 to π, x belongs to π/2 to 3π/2, x belongs to बस यही हो गया, और क्या सारी वैरायटी कवर हो जाएगी आई थिंक। तो फंक्शन एक ही है, सिर्फ इनपुट ही अलग अलग दे दिया मैंने। तो आप ग्राफ बना के देख लो हर एक केस में। आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू r में तो ग्राफ ऐसा आएगा। एक क्या इनफाइनाइट लाइन होगी जो एक से ज्यादा बार इससे कनेक्ट होगी। यहाँ पे आप कोई भी एक लाइन, कोई भी एक वैल्यू ले लो 0 से लेके 1 के बीच की, इनफाइनाइट बार कटेगी, फंक्शन मेनी वन आ जाएगा। दूसरे में आप देखोगे 0 to π/2 ग्राफ सिर्फ इतना होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक से लेके हर एक लाइन बस एक ही बार कंसिडर, तो 1 0 to π आपको पता है रिपीटेशन हो ही जाएगा, वापस ये ग्राफ आ जाएगा 0 to π रिपीटेशन मेनी वन। तो अगेन ग्राफ पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में आपके x की वैल्यू पे कंस्ट्रेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। 3/π/2 पे आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे π/2, और 3π/2 पे वैल्यू होगी माइनस। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो एक से ज्यादा बार कट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1। तो ग्राफिकली यू कैन जज इट। ठीक है,
तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप बात करोगे ऑल द रियल वैल्यूज में दो दो आर मेनी वन फंक्शन, बट अगर कंस्ट्रेंट दे दिया है तो पॉसिबली दे कैन बी वन वन फंक्शन। चलो बढ़ जाऊं आगे। चलो बढ़ जाऊं आगे। तो वन वन मेनी वन जज करने का ग्राफिकल तरीका। अब एक और तरीका आपको बताता हूँ, वन वन मेनी वन जज करने का मैथमेटिकल तरीका। फंक्शन वन वन है या मेनी वन फंक्शन है, मैथमेटिकल तरीका। ग्राफिकली तो आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मैथमेटिकल वन, मैथमेटिकल वन किस तरीके से अपन इमेजिन करना है, इसमें ना तो कोई ग्राफ देखेंगे ना कुछ देखेंगे, बस एक टेक्निक देखेंगे कि भाई क्या काम था। मान लो आपको एक फंक्शन देके रखा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी के बारे में हमने बात भी करी, दैट कैन बी मेनी वन और दैट कैन बी वन वन डिपेंडिंग ऑन यूर डोमेन एंड कोडोमेन। तो पहला जो केस है मैं डिफाइन कर देता हूं, ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल, और दूसरा केस में ले लेता हूं पॉजिटिव रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल। मुझे जरा आप थोड़ा सोच के बताओ, ये फंक्शन पहला वाला मेनी वन है वन वन है, या दूसरा वाला मेनी वन है वन वन है? क्या है ये दोनों फंक्शन अंडर दिस कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर? ये बताओ जरा। पहला वाला कौन सा है और दूसरा वाला कौन सा? पहला वाला मेनी वन है, बिल्कुल सही आप बोल रहे, ये मेनी वन है, ये आपको पता है, और ये वन वन है, आपको देख के पता चल गया। एक तरीका तो देख के ही पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू डालू प्लस टू डालू सेम आउटपुट है। यहाँ पे तो पॉजिटिव आउटपुट ही है, पॉजिटिव इनपुट है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या आने वाला है। या फिर आप बोलोगे सर देखो अब तो हमें एक और तरीका सीखा, बोलूंगा कौन सा? ग्राफ का सर, ग्राफ बना दो। चलो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आता है, क्वाड्रेटिक पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी ऐसी लाइन जो 0,0 से पास होगा, एक जीरो तो y जीरो मिनिमम, ऐसी कोई भी लाइन है। अरे यार ये तो फंक्शन फंक्शन तो है ही है, एक लाइन वर्टिकल लाइन दो बार इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल समझ में भी आता था हमको। यहाँ पे जब आप इसका ग्राफ बनाने की जाओगे तो आप बोलोगे सर सिर्फ पॉजिटिव इनपुट लाना है, यही इनपुट है मेरे पास, ग्राफ सेम है बेटा, बट अब नेगेटिव इनपुट ही नहीं है, तो ग्राफ आधा बच गया मेरे पास। अब आप बताओ कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी? नहीं, एक ही बार करेगी। तो आप ग्राफ देख के भी आपने जज कर लिया कि भाई ये कौन सा फंक्शन, ठीक है। अब मैथमेटिकल तरीका क्या है? मैथमेटिकल तरीका क्या है, मान लो अगर x1 इनपुट है मेरे पास, तो आउटपुट कितना है मेरे पास? x1 स्क्वायर है भाई, और x2 इनपुट है, तो आउटपुट क्या है मेरे पास? x2 स्क्वायर है, करेक्ट, सही बात। जो भी फंक्शन है इनपुट डाल दो, आउटपुट चल जाएगा x1 स्क्वायर x2 आउट। अब अगर अगर ये दोनों, ध्यान देना मेरी बात को, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ। अगर ये दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? जरा बताओ, यस और नो। इफ दिस x1 एंड x2 बोथ आर सेम, तो डेफिनेटली आउटपुट सेम, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं,
हम दोनों आउटपुट को रिलेट कर लेते हैं। मैंने दोनों आउटपुट को इस केस में रिलेट कर दिया कि भाई मेरे लिए मैंने इनपुट तो ठीक है, इनपुट अपनी जगह, मैंने आउटपुट को सेम कर दिया। तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट तो सेम होगा ही होगा ना, इसमें कोई डाउट है? जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट तो सेम होगा ही होगा। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आउटपुट सेम आ जाए? जैसे कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद मैथमेटिकल ये बोलेगा कि +x2 भी ले सकते हो सर, आप -x2 भी ले सकते हो, मतलब दो सॉल्यूशन आपके पास आएंगे। x1 इक्वल टू x2 तो आएगा ही आएगा, और x1 इज इक्वल टू -x2 भी आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा? अरे भैया मतलब बताओ इसका मतलब क्या हो रहा? इसका मतलब ये हो रहा कि जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट सेम आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो हमेशा ही आने वाला है, ये तो हमेशा ही आने वाला है, ये तो ऑलवेज आने वाला। इसको तो मैं अलग हटा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप आउटपुट को इक्वेट कर रहे हो भाई साहब, तो इनपुट तो सेम आएगा, एक सॉल्यूशन तो ये आने वाला है। बट ये सॉल्यूशन मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। क्यों दिक्कत दे रहा है? कि आउटपुट अगर कुछ इस टाइप का है कि एक दूसरे का नेगेटिव है तो भी इनपुट सेम आ रहा है, ये तो मतलब यही बोल रहा है कि x1 इक्वल टू -x2, मतलब आउटपुट एक दूसरे का नेगेटिव है। मतलब अगर x1 इक्वल टू 2 है, x2 -2 है, तो भी तो आउटपुट सेम आ रहा है। फंडा आया क्या समझ में? तो भी आउटपुट सेम आ रहा है। ये केस बना दिया। मतलब कभी भी अगर आपको इसके अलावा कोई सॉल्यूशन मिला तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। मैं आपको इसको लिखा भी दूंगा डेफिनेशन में, मेनी वन हो जाएगा। यहां पे आप बोलोगे सर यहां भी ऐसे ही होगा कि x1 इक्वल टू +-x2 आएगा। बट मैं बोलूंगा देखो इनपुट जो भी पॉजिटिव लेना है, x1 पॉजिटिव है तो x2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कंडीशन जो कंस्ट्रेन है, ये कंस्ट्रेन मेरे को मजबूर कर रही है कि मैं माइनस वाले सॉल्यूशन को अलग हटा दूं, सिर्फ यही सॉल्यूशन। तो देयरफॉर वन। क्यों? क्योंकि माइनस वाला सॉल्यूशन मैंने, मुझे इसने मना कर दिया भाई तू कहाँ माइनस वाला ले रहा है, तो सिर्फ पॉजिटिव इनपुट डाल रहा हूँ, तू नेगेटिव कहाँ से ले रहा है? तो पॉजिटिव लोगे तो x1 इक्वल टू x2 आना कंपल्शन हो जाएगा। तो फिर अगर x1 इक्वल टू x2 आया तो फिर तो क्या बात है? अगर भाई तुम इनपुट ही सेम दे रहे हो तो बेचारे ये दोनों आउटपुट तो बराबर होंगे ना, तो फंक्शन 1 1 आएगा। मतलब कभी भी आपको कोई भी फंक्शन दे के रखा हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू इज इक्वेट fx1 एंड fx2, दो आउटपुट को आप कंपेयर कर लो, एंड इफ you will get more than one solution, more than one solution between x1 and x2, then it's a many one function. It's a many one function. और यहाँ पे ये लिख लेना जो मोर देन वन बोल रहा है ना, मोर देन one solution. What does this more than one? x1 equal to x2 you will always get. We will always get. आना ही है. Apart from this should not come for one. Apart from this, if coming, then it's many one. अगर इसके अलावा कोई सॉल्यूशन आ गया, थोड़ी अंग्रेजी इधर उधर होगी, इंग्लिश इधर उधर होगी, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज मैथमेटिकल वीकेंड। हमारा यहाँ पे कोई सीन नहीं है हम ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं।
तो देखो हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आप कौन सा फंडा यूज करो। वन वन फंक्शन जज करना है आपको, वन वन और मेनी वन। तो आपके पास ग्राफ का तरीका है, आपके पास एक डायरेक्ट देख के ही तरीका है, जैसे एक्स स्क्वायर तो आप देख के ही बता दिए थे मेरे को पहली बार के नहीं सर मेनी वन, है ना, वो तरीका भी चलेगा, या फिर ये मैथमेटिकल भी तरीका चलेगा, जो भी आपको सही लगता है क्वेश्चन के हिसाब से वो चलेगा। और डेफिनेटली क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करेगा कि किससे आप इजिली सोच पाओगे, मैथमेटिकल सोच पाओगे क्या, ग्राफिकल सोच पाओगे क्या, देख के ही आपको चमक जाएगा क्या। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी, वेरी करती रहेगी। नहीं, अपन को तो डिपेंड करता है ना, जैसे मैं इसमें वन वन मेनी वन में मैथमेटिकल एक और तरीका आपको बताता हूँ, इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाए। एक्स स्क्वायर तो इजीएस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, इसलिए मैंने देखो सबसे पहले क्या है ना, मैं अभी क्वेश्चंस में नहीं घुसा, मैं क्वेश्चंस में नहीं घुसा हूं अभी, नहीं तो डोमेन पे ही इतने टफ टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे डोमेन पे ही सिर्फ। बट my right now my constraint is still empty. I do not want you to give some extra time to function, but at least you should be able to understand functions, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये डेफिनेशन जो नई चीजें हैं ये नहीं भूलो। तो मैं क्वेश्चन पे नहीं घुसा हूं, अभी कॉन्सेप्ट पे ही घुसा हूं। बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया सब। अब जैसे कि आपको मैथमेटिकल तरीका बताता हूँ साइन थीटा का, कि भाई थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to π/2। जो अभी हमने देखा फंक्शन क्या है, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मेरा फंक्शन थीटा मेरे पास मतलब कंस्टेंट मेरे को दे दी, थीटा कंस्टेंट दे दिया है मेरे को 0 to, तो मैं बोलूंगा या थीटा और अल्फा या x1 और x2 दो आउटपुट है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर मैं ना इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x1 जो है वो पाई माइनस x2 के बराबर। तो डेफिनेटली यहाँ से इसको देख के तो बोल ही सकता हूँ कि x1 x2 बराबर होंगे, तो कोई बात ही नहीं है, साइन x1 x2 बराबर होंगे ही। तो यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन और आ जाएगा कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू पाई। और आपको ये समझ में भी आएगा, 60 डिग्री पे आउटपुट और 120 डिग्री पे आउटपुट दोनों पे सेम आता है, 30 डिग्री पे आउटपुट 150 डिग्री पे आउटपुट सेम आता है, 45 डिग्री पे आउटपुट 135 डिग्री पे आउटपुट सेम आता है। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन तो मिला ही मिला, साथ में एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ये भी मिला 0 to π के अंदर, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब ये लिखने जाओगे x1 प्लस x2, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे क्या, आप बोलोगे सर एक तो x1 प्लस x1 इक्वल टू x2 आ गया, दूसरा आप ये भी लिख सकते थे x1 प्लस x2 इक्वल टू पाई, बट x1 प्लस x2 इक्वल टू पाई यहाँ पे हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट है कि दोनों आपके पास 0 से π/2 के बीच में, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अगर मैं यहाँ 0 to 2 पाई लेता तो यहाँ पे 2 पाई माइनस तो नहीं आता, ठीक है 2 पाई तक तो ठीक ही रहता, 2 पाई माइनस x2, तो वहां तक भी दो सॉल्यूशन मिलते हैं आप। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्योर मैथमेटिकल आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा कंपैरिजन टू ग्राफिकली, ये आपको ग्राफिकली ज्यादा इजी पड़ेगा। तो जिनके ग्राफ बन जाएंगे वो तो ग्राफिकली इजी बनेगा, पर जिनके ग्राफ नहीं बनेंगे उनमें दिक्कत आएगी, आप उनमें आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ सकता है। बहुत कम केसेस में लगाना पड़ता है मैथमेटिकल तरीका, बट लगाना पड़ सकता है। चलो बढ़ जाऊं आगे। आगे बढ़ता हूँ, बेसिक के लिए अभी इतना ही, आगे मैं आपको ये तो पता ही होगा, पता है ना सबको,
आपको यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लो। एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराऊंगा वेव कर्व पे। हाँ, ये क्वाड्रेटिक में था। दो क्वेश्चन कराऊंगा वेव कर्व में, ताकि ये दिक्कत नहीं आए, क्योंकि डोमेन निकालने में हर जगह यूज आने और एकदम बेसिक चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके लिए कंस्ट्रेंट है, ये दूसरा क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन। सिर्फ बेसिक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको एक बार चीजें पता चल कैसे काम कर। तो कॉम्बिनेशन किसके भी आ सकते हैं। आपने सिर्फ एल्जेब्रिक सॉल्व करे होंगे जैसे पहले है, पहला वाला। दूसरा वाला भी आपको आ सकता है। तो पहले वाले में आपको पता है, सबके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ले लेंगे। 5 नंबर आ जाएंगे मेरे पास नंबर लाइन पे। कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो -3 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 5। राइट, 5 ब्रैकेट थे, पांचों के नंबर आ गए। 5 से बड़े पे देखूंगा, आई विल गेट अ नेगेटिव साइन, सॉरी पॉजिटिव साइन। 5 से बड़े पे मतलब जो राइट हैंड साइड पे नंबर है उससे बड़ा नंबर देखा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सब पॉजिटिव। ऊपर से चालू होगी, नीचे आएगी, नीचे के नीचे ही रह जाएगी। क्यों नीचे के नीचे रह जाएगी, यहाँ पे 1 पे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 जिस ब्रैकेट के कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, उसकी पावर इवन। जहां पे पावर इवन होती वहां पे साइन चेंज होती। ठीक है, फिर 0 पे साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 जिसके कारण आ रहा है, 0 इसके कारण आ रहा है, तो इसकी पावर ऑड है, मतलब 1। -1 पे साइन चेंज होगा क्या, -1 पे भी नहीं होगा। और -3 पे होगा क्या, बिल्कुल -3 पे होगा। ये आपके पास वेव का मुद्दा है। अब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू नेगेटिव चाहिए, -∞ से -3 ले लो, -3 को इंक्लूड कर दो, यूनियन -1 को इंक्लूड मत करो, -1 को बिल्कुल मत करो, क्योंकि -1 को कर सकते थे, बट -1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा, यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड इट। ये पार्ट 0 हो रहा है, विच आई विल नॉट अलाउ, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमको 0 नहीं चाहिए। फिर हम आएंगे 0, 0 को इंक्लूड कर लो, बिल्कुल कर लो, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा, चलेगा न्यूमरेटर 0 के बाद आप आओगे 1, 0 के बाद आप आओगे 1 तक, 1 के बाद आप आओगे 5 तक। 1 को करना है क्या, बिल्कुल कर लो, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, तो 1 को कर लो। इसको नहीं करना, -1 इसको करना है,
तो 1 को करना है और 1 से 5 भी करना है, तो मैं डायरेक्ट 1 से 5 करूँ। 5 को करना है नहीं, मत, क्योंकि डिनोमिनेटर 0। दैट इज माय आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन 0 टू पाई के बीच में ही आपको लिख के देना है मुझे कि 0 से पाई के बीच में क्या सीन। या फिर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक चेंज और करूंगा यार, 2 माइनस पाई 2 माइनस एक्स लिखूंगा, है ना, ये लिख लो बस। अब कर लो इसको। और इसको इनफैक्ट 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर देता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन है थर्ड वन वाला भी। माइनस पाई से प्लस पाई कर देता हूँ इसको। ये 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आप देख लो, आपको एक आइडिया लगने लगेगा कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहला ड्यूटी तो हमारा क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। सबसे पहला काम आपका होगा फैक्टराइज करने का। तो क्योंकि ये फैक्टराइज फॉर्मेट में है नहीं, तो आप जितना फैक्टराइज कर सकते हो करो। साइन एक्स माइनस √3/2 साइन एक्स प्लस √3/2। डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 माइनस एक्स, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आप बनाओगे तो इस पे कितने नंबर आएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, कंस्टेंट आपके पास 0 से लेके पाई, तो जो भी आपको वेव कर्व पे बनाना है भाई साहब, 0 से लेके पाई के बीच के नंबर बनाओ, चाहिए ही नहीं इससे ज्यादा। 0 से पाई के बीच का ही आंसर भी निकालना है। हाँ, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 पाई से छोटा ही होता है, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसको कोई लेना साइन एक्स। तो ये लिए क्या आएगा जरा बताओ, इसके लिए कौन सा एक्स आना चाहिए मेरे को, मैं जब बनाऊंगा इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए आएगा मेरे पास जब साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 हो, इसके लिए, और इसके लिए आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो मुझे जरा बताओ इसके लिए कितनी वैल्यूज आएंगी। साइन एक्स इक्वल टू √3/2 के लिए 2 वैल्यू आएंगी। π/3 तो आएगा ही आएगा भाई, 2π/3 भी आएगा। यस और नो? क्यों आएगा? क्योंकि √3/2 2 बार होता है। इसके लिए कौन सी वैल्यू आएगी? नो वैल्यूज। क्यों भाई? क्योंकि माइनस तो होता ही नहीं है 0 से पाई के बीच में। होता है क्या माइनस? नहीं होता ना, क्योंकि हम 0 से लेके पाई के बीच में ही डाल रहे। समझना, मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स कर दिया है बेटा, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट खोलने के लिए कि पहले अपन कैसे करते थे, अब थोड़े से हम बड़े हो गए। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर प्लॉट करना पड़ेंगे, π/3 और 2π/3। अब जरा बताओ तो π/3 आएगा, π/3 की वैल्यू क्या होगी? π/3 की वैल्यू होगी 3.14 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 से थोड़ी सी बड़ी, 1 से बड़ी आएगी तो मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 से बड़ी आएगी राइट। 2π/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से बड़ी। ये आपके पास नंबर्स आएंगे जो आपको बनाना। पाई पे अगर आप जाओगे सबसे बड़े नंबर पे,
पाई पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर आपके पास 2π/3 है, यहाँ 2π/3 से बड़ा कोई भी नंबर आप चूज कर लो, पाई चूज कर लेते हैं। पाई पे मुझे जरा ये बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? ये भाई साहब नेगेटिव है भाई, नेगेटिव होगा ये नेगेटिव। आ रहा है क्या समझ में? मतलब कुछ इस टाइप का साइन का अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला एक पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, नीचे वाला ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पाई पाई पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पाई पे आप 0 पुट कर दो, साइन पाई इज 0, 0 माइनस √3/2 इज नेगेटिव। और ये तो बेचारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव साइन मिलकर आपको क्या दे देंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से चालू होगा, 2π/3 पे क्या आपको वेव को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? 2π/3 आ रहा है, इसके कारण बिल्कुल इसकी पावर इवन है, बिल्कुल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नेगेटिव। 2 किसके कारण आ रहा है? इस पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। π/3 किसके कारण आ रहा भाई साहब? π/3 फिर इसके कारण आ रहा है, जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। 1 किसके कारण आ रहा है? इसके कारण, जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। और फिर नीचे के नीचे ही चला जाएगा। दिस इज योर वेव। आंसर लिखना तो अब तुमको पता ही है। आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? x बिलोंग्स, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। 0 से बिल्कुल, 0 को इंक्लूड करना है क्या? 0 इंक्लूड करना है, 0 तो आ ही रहा है क्या? 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना? 1 को करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना है, क्योंकि 1 के लिए न्यूमरेटर 0, तो कर दो भाई इसको 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है जब 1 को करना है। π/3 तक जाते हैं अपन डायरेक्ट, क्या दिक्कत? π/3 भाई साहब, π/3 को करना ही नहीं करना? बिल्कुल करना है, न्यूमरेटर 0 कर दो। यूनियन, π/3 से 2 तक जाना है क्या? बिल्कुल नहीं जाना π/3 से। हाँ वेदांत, बता देता हूँ एक बार वो समझ, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कुछ, बट क्या बहुत सारी चीजें यहाँ अप्लाई हो रही है। आप देखो यहाँ पे, आप बोलोगे सर ये जरा सी जगह पे आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रिगो इक्वेशन लगा दी, यहाँ पे आप वेव को तो लगा ही रहे हो, आपने यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें निकले और साथ में एनालिसिस करनी, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों को साथ में, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, है ना। एक बार मैं आंसर लिख देता हूँ। π/3 से 2 तक तो लिखने की जरूरत नहीं, π/3 से 2 तक पॉजिटिव नहीं चाहिए। 2 को करना है क्या? 2 को नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट रखना है। 2π/3 तक करना है, बिल्कुल 2π/3 तक करना है। 2π/3 को लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है। बस दैट इज योर आंसर। एंड इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन भी मैं बाद में ही कराऊंगा आपको, ये थर्ड वाला नेक्स्ट में ले जाओ। यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इसी का सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर दिया, इसको सेकंड पार्ट कर दूंगा। यही क्वेश्चन सेम, x-1 का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x-3/4 है, डिवाइडेड बाय 2 - x है, और 10 स्क्वायर x+1, और इसको आप मुझे ग्रेटर देन 0 करके बता, इसका सॉल्यूशन निकाल के बता, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बता दो। चलो अब जिसको डाउट था, जिसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ, उसको मैं बता देता। फंडा आपको पहली वाली स्टेप तो क्लियर है। मैंने यहां से यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए मैंने क्या किया दोस्तों, यहां से यहां मूवमेंट करने के लिए मैंने क्या किया? फैक्टराइज किया, ठीक है। इसके बाद में मेरे को क्या करना रहता है, मेरा काम होता है नंबर लाइन पे मुझे सारे पॉइंट नोट डाउन करते हैं जो फैक्टराइजेशन के बाद में मेरे पास आते हैं, मतलब जिसके लिए इंडिविजुअल ब्रैकेट 0 होते हैं, है ना। हम यही करते थे, हमने यहाँ भी करा, तो क्या किया, क्यों ये 5 पॉइंट लेके आए, ये 0 हो रहा, ये 0 पे 0 हो रहा, ये 1 पे 0 हो रहा है, ये -3 पे हो रहा है, ये -1 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है। जितने भी फैक्टराइज करने के बाद में इंडिविजुअल 0 हो रहे थे, तो भाई चलो इसके लिए -1 आ गया, इसके लिए 1 आ गया, इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर x+1 हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि 10 स्क्वायर खुद अपने आप में पॉजिटिव। साइन x -√3/2 के लिए क्या आएगा, और साइन x +√3/2 के लिए क्या आएगा? तो भाई साहब इसको लिए हमको देखना पड़ेगा साइन x √3/2 कब होता है और साइन x -√3/2 कब होता है।
तो साइन एक्स √3/2 के लिए दो वैल्यू मिल गई, π/3 मिल गया और 2π/3 मिल गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 0 से पाई के बीच। और साइन एक्स इक्वल टू -√3 कभी होना नहीं है 0 से पाई के बीच, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। अब ये दोनों वैल्यू जो π/3 2π/3 हो, तो 0 से पाई के बीच में इनको भी डालना। अब इनको डाला मैंने, तो भाई 1 डाल चुका था, 2 डाल चुका था, पाई तक ही लेना है तो पाई भी डाल चुका था और 0 भी डाल चुका, और मैंने π/3 और 2π/3 को उनके रिलेटिव पोजीशन पे पुट कर दिया। नंबर लाइन है भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, राइट हैंड साइड में मूव करते जाते। तो π/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, π/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि π/3 इज अप्रोक्सीमेट हाउ मच, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, लेस देन, बीच में आ गया। 2π/3 2 से बड़ा बट पाई से छोटा, तो भाई यहाँ पे आ गया। अब अपना वेव कर्व का फंडा चालू करते हैं। वेव कर्व का फंडा क्या रहता है कि भाई मेरे पास जो नंबर आ गए हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इससे जो सबसे बड़ा नंबर है पाई तक ही जाना, पाई से आगे जाना ही, और 0 तक ही जाना हमको। यहाँ भी कंस्ट्रेंट है 0 से पाई के बीच, तो 2π/3 से बड़ा नंबर पाई मैंने पुट करके देखी। भाई साहब पाई पुट करके देखा तो मैंने देखा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। कैसी, ये वाला फंडा। पाई पे मैंने पांचों की साइन देखी। अपन ऐसे ही वेव को सॉल्व करते हैं, यही तरीका भी है अपना वेव को सॉल्व करने का, है ना। पाई पे देखी सबसे बड़ा नंबर, 2π/3 से बड़ा नंबर लिया, देखी पहला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जो जो पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिया, और ओवरऑल इन पांचों का कॉम्बिनेशन मेरे को पॉजिटिव आ गया, तो मैंने पॉजिटिव बना दिया भाई। और फिर ऊपर नीचे अपना जो चालू रहता है वो फंडा चालू करा, कहाँ पे साइन चेंज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, पावर इवन और ओड डिसाइड करता है, उसने भी कर दिया। अभी ठीक है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेव कर्व सेम ही आने वाला है बेटा, आंसर में चेंजेस आएगा, क्योंकि आपके पास अब किसकी साइन आ चुकी है, ग्रेटर देन इक्वल। कोई बात नहीं, आंसर तो लिखना है, लिख देंगे। एक्स बिलोंग्स, कहां से चालू करना था मेरे को, 0 से चालू करना, भाई नेगेटिव आ रहा, क्या मुझे 1 को इंक्लूड करना है, डू आई नीड टू इंक्लूड 1 इन दिस केस, यस और नो, बिल्कुल करना है, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर 0, 1 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो भाई साहब 1 को कर दो आप, 1 को अकेले को करना, π/3 तक तो नेगेटिव है, फिर यूनियन, π/3 से इंक्लूड करना है, बिल्कुल, π/3 को करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा, 2 तक जाना है, बिल्कुल 2 तक जाना है, 2 को करना है, नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा। न्यूमरेटर 0 होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है भाई, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो जहां पे 0 हो रहा है न्यूमरेटर वो रखना है, डिनोमिनेटर 0 तो कभी नहीं रखना। यूनियन 2π/3 से 2π/3 तक करना है, बिल्कुल करना है, करना है, 2π/3 को भी करना है, यस करना है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट 0 हो रहा है, राइट, साइन x - 2। पाई तक जाना है, पाई तक चले जाओ, पाई को करना है, बिल्कुल करना है, पॉजिटिव है तो करेंगे भाई, दैट इज व्हाट। तो जिसने आंसर दिया था उसने 1 मिसिंग कर दिया था बेटा, ये चीजें ध्यान रखना। जेई क्या पूछेगा पता है, कितने इंटीजर वैल्यूज अलाउ, बिटवीन 1 to पाई हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज आर पॉसिबल, तो अगर 1 भूल गए तो आंसर गलत। मतलब जस्ट एक एग्जांपल दिया, पूछेगा नहीं, छोटी चीज हो जाएगी जेई एडवांस के लिए, तो ये चीज। तो देखो एक क्वेश्चन टफ नहीं है, चीजें रिलेट करना है, मेनली फंक्शन यही सब खेल है, ये सब अगर आप अच्छा सीख गए, ये आपने जो पढ़ा है उसको, उसका एप्लीकेशन तो सीख गए, मतलब फंक्शन आपके ग्रिप में धीरे 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 टाइम आता जाए। ठीक है, ये हो गया। अब सेम एक्सप्रेशन आपको -π2 + पाई के लिए निकालना है, मतलब क्वेश्चन वही है अपना जो मैंने यहाँ पे लिया, क्वेश्चन अच्छा लेवा गया, मतलब मैंने तो आर्बिट चूज किया था, बट बाय लक क्वेश्चन अच्छा हो गया। मैं तो जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि सबका कॉम्बिनेशन आ गया, बट क्वेश्चन हर एक चीज कवर हो गई, जो भी चीज मुझे करवानी थी। चलो इसको करो। वेव कर्व सेम बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, -π2 पाई की बातें चलती भैया, चीजें चेंज हो जाएंगी। अरे यार इसमें एक और गलती हो गई, पीछे पलटो, इसमें क्या गलती है इसके आंसर में जरा बताओ तो, मेरे को अब चमका, जिसके लिए मैंने दिया था वो चीज मैं भूल ही गया, बताओ तो इसमें गलती क्या है, सेकंड वाले का आंसर गलत लिख,
कोई बताएगा क्यों? ये आंसर गलत है, इस पे मार्क कर देता हूं, ये आंसर गलत। क्यों गलत? अरे भाई, आंसर मेरे पास आएगा पता है क्या? 1 यूनियन पाई बाय 3 टू पाई बाय 2। अब बोलोगे सर ये पाई बाय 2 का क्या लोचा है? तो जरा आप मेरे को लिख के अब बता दो, समझ गया होगा बहुत लोगों को कि क्या लोचा है। ये आंसर है। क्या लोचा है पाई बाय 3? 10 is not defined at pi by 2. That's why you have to, ये अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे, ये अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है वेव बनाने में, बट ये रोल ये जरूर प्ले कर रहा है कि पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करवा दे रहा है वो, क्योंकि बोल रहा है भाई पाई बाय 2 कहां से पुट कर लोगे तुम, अलाउड ही नहीं है, तो पाई बाय 2 को ओमिट करना पड़ेगा, इसीलिए वो आंसर गलत। तो ये भी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो भले यहाँ वेव को में नहीं बनाया, क्योंकि वेव कर्व में वो रोल प्ले नहीं करेगा, बट अपना काम तो करेगा कि डिफाइन को थोड़ा सा अलग ले जाए। हाँ, आप इसको ऊपर वाले में माइनस पाई बाय 2 कर सकते हो, ये आंसर में आप माइनस पाई बाय 2 कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसका भी फर्स्ट पार्ट कर लो। तो ये सारे अब आप किस तरीके से मैथ्स को सॉल्व करते हो उस पर डिपेंड करता है, एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। करना इसमें भी वही है, इसमें थोड़ी सी और माथापच्ची ज्यादा आने वाली है, आपको समझ में आ ही गया होगा, जो जो रोल वहां प्ले कर रहा था वो तो कर ही रहा है, यहाँ पे और दूसरे भी रोल प्ले करने लग जाएंगे तो ये लाइफ। साइन एक्स माइनस रूट 3/2 साइन एक्स प्लस रूट 3/2। तो नंबर लाइन जब आप बनाओगे, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को नंबर लाइन, बट भाई माइनस पाई मिनिमम होना चाहिए, प्लस पाई मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो आप यहाँ पे लिखते थे कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2 कब आएगा? ये पहला वाले ब्रैकेट के लिए, दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए। इसके लिए एक्स कितनी, एक्स दो ही वैल्यू आएंगी जो पहले आई थी, पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3, करेक्ट। इसके लिए कौन कौन सी आएगी जरा बताओ तो आप। माइनस रूट 3/2 भी हो सकता है क्या? माइनस पाई 2 प्लस पाई, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको वैल्यूज मिलेंगी। एक मिलेगी माइनस पाई बाय 3, एक वैल्यू मिलेगी -2 पाई बाय 3, और इन दोनों की वैल्यू तो आपके पास थी। तो एक तो 1 था आपके पास, एक 2 था आपके पास, तो 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब, 2 में यहाँ लिख देता हूँ, पाई बाय 3 बीच में आ रहा था इनके, 2 पाई बाय 3 मेरे पास यहाँ पे आ रहा था, और अब माइनस पाई बाय 3 और -2 पाई बाय 3 भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा था, और -2 पाई बाय 3 यहाँ पे आ रहा था। वेव को ऐसे ही चालू होगा पॉजिटिव से, क्योंकि और कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक्सप्रेशन तो वही का वही। यहाँ पे एक काम और कर देते हैं हम, पाई बाय 2 को लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई पाई बाय 2 है, ये आंसर में कभी नहीं आना चाहिए, और 3 पाई बाय माइनस पाई बाय 2 भी आया, माइनस पाई बाय 2 भी कभी आंसर में नहीं आना चाहिए, ये भी कर, ये वेव कर्व में रोल नहीं प्ले करेगा, बट आंसर में नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं इसको अलग से मार्क करके रख देता हूँ कि भाई गलती नहीं करना आपको इस बार। वेव कर्व 2 पाई बाय 3 जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा।
करेक्ट। बस अब आंसर ही तो लिखना है, आप तो लिख ही दोगे आपको। तो पहले वाले का आंसर और दूसरे वाले का आंसर। पहले वाले का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू, तो माइनस पाई से चालू हो जाओ, -2π/3 तक जाओ, -2π/3 को इंक्लूड कर दो, यूनियन -π/3 पे जाओ, -π/3 को भी इंक्लूड करना, न्यूमरेटर 0 हो रहा, 1 तक जाओ, 1 को भी इंक्लूड करना है तो डायरेक्ट π/3 पे ही चले जाओ, अगर 1 को इंक्लूड करना है तो π/3 को भी करना है क्योंकि न्यूमरेटर 0, यूनियन लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, फिर 2 से लेके 2π/3 तक चले जाओ, 2 को मत करो, 2π/3 को करो। सेकेंड का आंसर, अरे हाँ लेस देन इक्वल टू था ना, हाँ तो दोनों आए ही नहीं इस बार, -π/2 भी नहीं आया और +π/2 भी नहीं आया बीच, तो x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था तो -2π/3 से चालू करो, इंक्लूड करो, न्यूमरेटर 0 हो रहा, -π/2 तक जाओ, -π/2 को मत करो, फिर -π/2 को उससे जाओ, -π/3, -π/3 को कर लो, यूनियन 1 को करो, क्योंकि 1 पे ये सारे पॉइंट पे तो सोचना ही है आपको ना, जहां पे भी ग्राफ 0 हो रहा है वहां पे यूनियन π/3 पे आ जाओ, बिल्कुल इंक्लूड करना है π/3, π/2 तक जाओ, π/2 को मत करो, यूनियन फिर π/2 तक जाओ, π/2 से 2 जाओ, 2 को इंक्लूड मत करो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और फिर 2π/3 से जाओ पाई के बीच में और दोनों को इंक्लूड करो, दैट इज योर आंसर। दिस इज वेव कर्व, सिंपल, दैट्स। तो फंडा वही है वेव कर्व का, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। अब इसमें सिर्फ मैंने ट्रिग्नोमेट्री डाला, हो सकता है log x डाल, हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल, e की पावर x या e की पावर x जैसे कुछ भी डाल, या ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी तक पढ़ा नहीं है आपने, पढ़ेंगे अभी चैप्टर में, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, है ना, तो कुछ भी डाल सकते, बट सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमको ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक की है, इसी सबकी अंडरस्टैंडिंग हमको आ जाएगी, और उन सबके साथ खेलना ही हमको आना चाहिए, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट द फंक्शन इज एक्चुअली, कि इन सबके साथ आप खेलना सीख गए, सबको कंबाइन करके, मतलब आप फंक्शन सीख गए, और मतलब आप कैलकुलस का बेसिक एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट सीख गए कि अब आगे आपको नई चीज सीखनी है, इन चीजों पे फोकस नहीं करना, ये चीजें रोल प्ले करेंगी हमेशा, पर आपको कॉन्फिडेंस एक हमेशा अलग रहेगा अगर इन चीजों पे कमाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही है, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा, आई विल डू सम फंक्शंस, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, ये 5-6 फंक्शन सबसे पहले कवर करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि मैं फिर कुछ होमवर्क देना चालू कर पाऊँ आपको, क्योंकि डोमेन निकालना चालू कर पाऊँ या कुछ क्वेश्चंस में देना स्टार्ट कर पाऊँ, जब तक आप फिर आपने एमटी के लिए भी तैयार कर चुके होंगे। ठीक है, तो दैट वुड बी अवर प्लानिंग, बट मेक श्योर कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करो, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए बेटा, कीप दिस थिंग इन माइंड, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाटएवर आई एम गिविंग यू। ठीक है, जो भी क्लास में करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। अभी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है ना, जब तक मैं नहीं बोलूं कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही करो, शीट दूंगा मैं अभी आपको थोड़े टाइम बाद, बट अभी एक एक चीज रिवाइज करो, आपको लग रहा है कुछ करना है मैथ्स में तो 2 बार रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन खुद से कर लो, 1 1 मेनी 1 दिमाग में सेट हो जाना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलो बाय बाय।